हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया भी होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर का नाम पहला था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मैंने 2 वीडियो पीछे बढ़ा दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसके कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जिसमें हम जस्ट उसके आगे पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें होंगी जो रिवाइज कर देंगे आपको। जैसे पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे हम लोगों ने, क्वांटमीकरण पढ़ लिया था। क्वांटमीकरण, इसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना था अभी हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का, फिर उसके बाद बारी बारी से सभी चीज़ों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, साइंस भी हम क्या करेंगे, एकदम से अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एस के लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ एंड साइंस और अदर बोर्ड्स के लिए जहां पे मैथ और साइंस पूछी जाती है। जनरली आप जानते ही हैं कि साइंस का बेस्ट वेटेज तो हर जगह है। बिना साइंस का तो कुछ है ही नहीं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाइए, साइंस पूछता है, सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछता है। तो सभी कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे और चीज़ें सीखेंगे भी। चलो, तब शुरुआत करते हैं। चलिए आज का सेशन। तो हमने आपको क्वांटमीकरण समझाया था, मैंने आपको क्वांटमीकरण समझाया था पिछली वीडियो में। क्वांटमीकरण तक मैंने लेकर के छोड़ दिया था, उस पर सवाल हम लोगों ने नहीं किया था। आज सवाल भी देखने वाले हैं कि कैसे उस पर सवाल बनाते हैं हम लोग और कैसे उसका यूज करते हैं क्वांटमीकरण सिद्धांत का। चलो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। टमी क्वांटमीकरण, है ना, क्वांटी क्वांटमीकरण। इसमें क्या था कि कोई मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। कोई हम बिंदु आवेश ले लिए थे, इस पे कोई चार्ज है, मान लीजिए कोई चार्ज है क्यू। बिंदु आवेश ले लिए एक तो हमको देखना है कि इस पे जो है चार्ज कितना होता है। इस पे जो जब भी रहेगा आवेश, जब भी रहेगा क्यू का मान जब भी रहेगा, तो वो यन पर उपस्थित आवेश के, यन पर जितना आवेश होगा उस पे उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होगा। जब भी होगा जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश होगा, यन पे बोल रहा हूँ, ई पे सॉरी, ई पे, इस पे जो उपस्थित आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होगा। जैसे मान लीजिए इस पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो कितना आवेश उत्पन्न हो जाएगा, माइनस में उत्पन्न हो जाएगा, ई उत्पन्न होगा। समझ में? प्लस पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये धनात्मक और शो कर धनायन को शो करेगा, और जिस पे वो जाएगा ऋणायन को शो करेगा। ये बात तो आप पहले जान चुके हैं। तो ये बात क्वांटमीकरण में ये बात कही गई थी कि जब भी इसका आवेश होगा ना, आवेश जितना भी होगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होगा। देखो जरा, अब सोचिए जरा कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में क्यों होगा। अब इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में क्यों होगा, अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कि आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब भी जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कभी हम कह सकते हैं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ऐसा नहीं होता, कभी कभी भी जाएगा तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा, ऐसे होकर जाएगा, नंबर वाइज जाएंगे। समझ में? तो जो क्यू का मान आता है यन ई होता है, प्लस माइनस यन ई। समझ में? या तो आएगा या तो जाएगा, यही ना बात होगी, या तो आएगा या तो जाएगा। तो इसलिए प्लस माइनस दोनों किया है। इस पे जो आवेश होगा इसी रूप में रहेगा। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना हो जाएगा, ई इस पे आ जाएगा। फिर 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए चला जाएगा, 2 ई हो जाएगा। मतलब जब भी रहेगा यन का मान क्या रहेगा, हमेशा पूर्णांक ही आएगा। क्या आएगा? पूर्णांक, इंटीजर होगा। यन का मान क्या होगा, हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। मतलब इसमें दशमलव में नहीं आ सकता है, और नहीं दशमलव में नहीं आ सकता, नहीं बटा में आ सकता है। 1/2/5 ई ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो यन का मान होगा, जो आगे यन का जो मान होगा वो क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर, इंटीजर मैंने यही आपको बताया है। बहुत सारी सवालें भी हम इस पे करने वाले हैं। अब ये क्यों हो रहा है आप तो समझ ही रहे होंगे कि अब जाएगा तो जब भी जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कभी आधा होता तो नहीं जाएगा। आधा नहीं जाएगा तो हम क्यों क्यों दशमलव का इस्तेमाल करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, किसी चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस हमको ध्यान रखना है कि यन का जो मान आएगा हमेशा क्या आएगा, एक नंबर आएगा, और वो भी कैसा नंबर आएगा, इंटीजर आएगा। अब आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारे नंबर तो बहुत सारे होते हैं, काल्पनिक नंबर भी होता है, तो काल्पनिक तो नहीं आ सकता ना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान नहीं रखना है कि यन का जो वैल्यू आएगी हमेशा एक एग्जैक्ट नंबर आएगी। ठीक है, जैसे कि अभी हम एक सवाल देखने वाले हैं क्वांटमीकरण के बेस में। अब इसका डेफिनेशन वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, या फिर से मैं आपको करा ही देता हूँ, देख लीजिए जरा।
क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटमीकरण, क्वांटी क्वांटिनाइजेशन। एक मिनट, इसका अंग्रेजी क्या है? क्वांटी क्वांटिजेशन। ठीक है, ये है इसका पहला हेडिंग है। इसको हम समझते हैं। इसको समझाने को तो समझा ही दिया हूँ मैं आपको कि जब भी रहेगा इस पे जो आवेश होगा वो क्या होगा, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। किसके पूर्ण गुणज के? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। चलो, तो हम इसको लिखते हैं, डिफाइन करते हैं। किसी बिंदु, किसी पार्टिकल या किसी बिंदु, किसी पदार्थ पर आवेश, हमें आसान भाषा में बनाते हैं, पदार्थ पर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, आवेश जो होगा पूर्ण गुणज होगा। किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ या किसी भी आयन पे या किसी भी पार्टिकल पे जो उस पे जो आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन के जाने या आने की वजह से आवेशित होगी वो पार्टिकल, वो वस्तु आवेशित होगी। तो जब आवेशित होगी तो इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से होगी। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कट होगा, या तो 1 ठो, या तो 10 ठो, या तो 5 ठो, कौनो आ सकता है, लेकिन जब भी आएगा नंबर में आएगा। क्या आएगा? नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अब किसी आवेश, कितना आवेश होगा जी? Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ये होता है क्या आपका फार्मूला। अब आ जाते हैं इसमें, हम क्वेश्चन करते हैं एक दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, 3 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्वांटमीकरण के सिद्धांत पे 3 क्वेश्चन मैंने लिया है। अब इन सभी क्वेश्चन को समझते हैं। आइए जरा, कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक पदार्थ पर 100 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो उसमें उसमें आवेश की मात्रा बताइए। आवेश की मात्रा बताइए, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। देखो यहाँ पे, देखो एन का मान क्या दे दिया है? 100 दिया है, एक एग्जैक्ट नंबर दिया है, कोई दशमलव वशमलव नहीं दिया है। तो देखो एन का वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी? 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है। और आपको निकालना क्या है? आप जानते हैं ई पे, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितनी होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो आवेश क्या करेगा? जाएगा, आवेश लेकर चला जाएगा। तो कितना आवेश लेकर चला जाएगा? तो देखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन पे आवेश लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, हमको निकालना है क्या? आवेश। आवेश निकालता है इस पदार्थ की इलेक्ट्रॉनों के जाने की वजह से कितना कमी आवेश हुआ है। तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई, तो Q बराबर एन का वैल्यू कितना है? 100 है। आई का तो आप मान जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी क्या? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये देखेंगे तो 10 पावर 2 हो जाएगा। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको क्या? 1.6 इंटू 10 ये देखो +2 है -3 है। तो कि जब बेस एक ही हो जाता है तो आधार को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, पावर को जोड़ लेते हैं। जब बेस एक ही रहेगा तो पावर को जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा? 19 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? -17 कूलम आवेश हो जाएगा। इस पदार्थ पर कितना आवेश उत्पन्न होगा जी? -17 कूलम आवेश उत्पन्न होगा। 10⁻⁻17 कूलम आवेश उत्पन्न होगा। समझ रहे ना? ये हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस पर सवाल बनाने वाले हैं। समझ रहे हैं? नोट कीजिए जरा, ये एकदम आसान है कि नहीं? एकदम आसान है। तो जब भी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हमेशा
एक नंबर में ही आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या किसी पदार्थ पर इतना आवेश उत्पन्न हो सकता है, इतना आवेश हो सकता है किसी पदार्थ पर, देखते हैं कि आवेश हो सकता है कि नहीं। आइए, मतलब आइए, क्यू का मान आपको दिया है कितना, 6.0 इंटू 10⁻18 कूलम दिया है, और आप जानते हैं ई पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और अब आ जाइए जरा, यन का मान निकालना है आपको। यन का मान निकाल के देखेंगे कि सही में इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज में होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा एक संख्या के रूप में आएगा, तब हम कह देंगे कि नहीं इतना चार्ज हो सकता है। अदरवाइज, और भाई ये चार्ज कैसे उत्पन्न हुआ होगा, ये चार्ज उत्पन्न हुआ होगा कैसे, जब इलेक्ट्रॉन गया होगा, चाहे आया होगा, तभी तो उत्पन्न हुआ होगा। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कट हो गया है, कट हुआ, और यदि इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए कोई नंबर आता है, एग्जैक्ट नंबर आएगा, अगर 10, 5, 15, 20, 50 आएगा, तो पूर्ण संख्या जब आएगी तो हम जान जाएंगे कि नहीं इतना चार्ज हो सकता है। अगर नंबर में नहीं आता है तो हम जान जाएंगे क्या है, इतना चार्ज नहीं हो सकता। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप फार्मूला जानते हैं, Q बराबर एन ई, तो यहाँ से एन का वैल्यू निकालना है तो Q बाई ई कर देते हैं। अब मान रखते हैं, Q का मान देखो जरा, 0.6 इंटू 10⁻18, और ई का मान जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, ये भी कूलम में, कूलम से कूलम कट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी क्या कि 6.0 गुणे 10 घाते, देखो ये 10 घाते 19 ऊपर जाएगा, 10 घाते -18 है, प्लस 10 घाते 19 अपान में 16, 1.6, ये डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो जरा, तो यहाँ से हम 60 कर लेते हैं, दशमलव को हटा लेते हैं, 16 आई इंटू 10 इधर हो जाएगा आपका 1, 10 घाते 1 हो जाएगा। काटते हैं जरा, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, अच्छा यहाँ से 10 है तो 10 से गुणा कर देते हैं, 600 हो जाएगा, 600 बटा 16, तो 16 से भागा देते हैं, 16, अच्छा छोटा कर लें, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 4 से काट लें, 4 से काट लेते हैं, 4 15 चौको 60, 150 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16 कर लेते हैं। अब देखो भागा दे तो 4 तिहाई 12, अभी भी छोटा किया जा सकता था, देखो अब कर देते हैं, 4 तिहाई 12, 2 बच जाएगा तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा तो 20 हो जाएगा, 4 7 28 दशमलव, और फिर उसके बाद बचेगा 2 तो 20 हो जाएगा, 4 5 20, देखो जरा, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितना, 27.5, क्या कभी संभव है 27 तो आ सकता है, लेकिन 27.5, अब आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख रहे हैं ये पूर्ण गुणज नहीं है, क्या है, पूर्ण इंटीजर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का जो मान है, इलेक्ट्रॉन जो है ये इंटीजर के रूप में नहीं है, देखो जरा, इंटीजर के रूप में है, इंटीजर नहीं है, मैंने कहा ना यहाँ पे कहा था कि हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए, पूर्ण गुणज, इंटीजर मिलना चाहिए, इंटीजर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि इस पे इतना आवेश नहीं हो सकता, इस पे इतना आवेश नहीं हो सकता, समझ में है ना। तो हमको ये कह देंगे कि पदार्थ पर आवेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सीधे सीधा आंसर लिख दीजिए, नहीं हो सकता, नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक कूलम आवेश करने के लिए किसी पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब किसी पदार्थ में एक कूलम आवेश उत्पन्न होगा कब, कितना इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा, चाहे आ जाएगा, तब एक कूलम आवेश उत्पन्न होगा, बात समझ में आ रहा है, मतलब कोई पदार्थ है, बताइए आप कि एक कूलम आवेश कब उत्पन्न होगा, कट हुई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तब उत्पन्न होगा, या कट हुई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जाने आने से कोई नहीं हो सकता है, जाने से हो सकता है या तो आने से हो सकता है, तो मान लेते हैं कि यन इलेक्ट्रॉन, कितना, यन इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से एक कूलम आवेश उत्पन्न होता है, तो निकालते हैं यन का वैल्यू कितना आता है, तो यहाँ क्यू का वैल्यू दिया है 1 कूलम, और ई का मान तो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब बताओ यन का वैल्यू निकालना है, तो आप फार्मूला जानते हैं, क्यू बाई यन, क्यू बाई ई, देखो यहाँ से मैंने निकाला है क्यू बाई ई, चाहे तो आप वहीं से निकाल सकते हैं। चलो क्यू का मान 1 कूलम लेना है, और ई का मान जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19, यहाँ से करेंगे तो भागा दीजिए, तो 10 बटा 16 गुणे 10 घाते 19, 19 ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 घाते 19, तो बताओ जरा, तो कितना माना जाएगा आपको, तो है काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 5 बटा 8 गुणे 10 घाते 19, दशमलव भागा दीजिए तो 0 दशमलव, हाई करेंगे तो 8 छक 48, बचेगा कितना, 2 20 8 दूना 16, तो हो जाएगा 5, ठीक है, गुणे 10 घाते 19, देखो ये दशमलव के रूप में, आप कहेंगे कि ये दशमलव के रूप में, अरे इधरिया देखेंगे तो 10 घाते 19 है, 19 मतलब इसमें एक पे कितना जीरो है, 19 जीरो है, एक पे 19 जीरो है, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव नहीं हट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है हट जाएगा, तो देखेंगे तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब 6
25 6.25 गुणे 10 घात है, इधर जाएगा तो 118 हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन आने या जाने की वजह से क्या होगा, एक कूलाम आवेश उत्पन्न होगा। देख रहे हो, इतना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तब जा करके पाया जाएगा। समझ में आया? किसी पदार्थ पे बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए इसको। देखो ऐसे हम सवाल करेंगे इस फार्मूले पे, बहुत सारी सवालें होंगी, आप किताब में देखिएगा, सवाल लगाइएगा। मैं तो 2 4 5 ठो बता दिया आपको। और न्यूमेरिकल के सेशन में हम इस पे बहुत सारी सवाल भी लेकर आएंगे, 10 15 सवाल करेंगे इस सभी क्वेश्चन पे, 5 5 10 10 15 सवाल हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में करते रहेंगे। ठीक है, अभी तो थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है, उसमें एक आध सवाल हम समझते रहेंगे कि कैसे हो रहे हैं ये सवाल। और फिर उसके बाद जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो 1 2 सेशन रखा जाएगा किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स ही लगाएंगे। समझ में आया ना? तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला अगला अपना टॉपिक लेकर चलते हैं। नोट कर लिए होंगे, इसको समझ भी लिए होंगे। आइए, अब आइए अगला टॉपिक है हमारे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। अच्छा, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। अब ये कूलाम का नियम क्या है, ये दिया गया था नियम कूलाम के द्वारा। आइए हम इसको समझते हैं। कूलाम के नियम में बेसिकली क्या बात है, जैसे आपने पढ़ा था क्लास 10 11 में आपने पढ़ा था कि दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल, जिसको हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम की तरह ही है क्या, कूलाम का नियम। यदि आपने गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है, न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है, तो कूलाम के नियम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा समझते हैं थोड़ी सी कि क्या होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो आपने पढ़ा था कि कोई एक पिंड है यमोन, जिसका जिसका मास कितना है, यमोन है, और कोई एक दूसरा पिंड है जिसका मास यम2 है। ठीक है, तो इनके बीच की हम दूरी डिस्टेंस अगर मान लेते हैं आर है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर आर है, तब वहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एक बल लगेगा जिसका नाम है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका एक बल लग इन दोनों के बीच में, सभी पिंडों को, दुनिया में जितने भी पिंड स्थित हैं, जितने भी सभी पार्टिकल्स हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, इनके बीच में कुछ न कुछ बल लगता है। ठीक है, इस बात को न्यूटन जी ने बताया था, गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। ठीक है, इसको उन्होंने बताया था, और उसका उन्होंने उसका मान भी निकाला था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 निकाला था। इतना लगता है सबके बीच में। अगर मान लीजिए कोई एक ग्राम का, एक किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का दो पिंड होंगे, तो उनके बीच में कितना, 1 मीटर की दूरी पर भी स्थिर रहेंगे, तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, 6.67 गुणे 10⁻⁻19 माइनस 11 कूलम, 19 वाला इसमें का बोला जा रहा है, आवेश वाला का ना। ठीक है, तो इतना बल लगता है। अब ये क्या था ये बल, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये आपको याद होगा, तो ऐसे था कि किस ब्रह्मांड में स्थित किसी भी दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, डेरिवेशन भी किया था कि जी, कैपिटल जी क्या था, ये सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, और यम1 और यम2 अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला था। देखो ये क्या है, दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, मतलब सीधा में रिलेशन रखता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये नीचे में व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे की तरफ हो जाएगा। समझ में आना, मतलब रिवर्स को दिखाएगा, अगर एक कम किया जाएगा तो एक ठो बढ़ेगा, एक ठो बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। इस तरीके से रिवर्स प्रोपोर्शन को दिखाता है, मतलब रिवर्स रेशियो को दिखाता है। समझ में आना, तो इस तरीके से था। तो सेम वही चीज है, क्या चीज यहाँ आवेश में। अब यहीं पे कर देते हैं, क्या, आवेश यहीं पे कर देते हैं, क्या, आवेश यहीं पे कर देते हैं। दो पिंड है,
जिन पे आवेश क्या है, Q1 है, और जिन पे आवेश Q2 है। दो पिंड है जिन पे आवेश क्या है, Q1 है और Q2 है। ये प्लस हो सकते हैं या तो माइनस हो सकते हैं, माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, है ना। वो बल उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्लस माइनस कैसे होंगे। दो आवेश मान लीजिए हैं, अभी फिलहाल समझिए कि क्या है। दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच में लगने वाला जो बल है, इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, जैसे अभी पढ़े हैं नियम ना, क्या गुरुत्वाकर्षण का, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े हैं, उसी तरीके से इसको भी डिफाइन कीजिए। ठीक है, कहिए कि किसी दो बिंदु आवेश, मान लीजिए यहाँ पे हम स्थैतिक वाला में क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ते हैं, वैद्युत आवेश में हम क्या पढ़ते हैं, बिंदु आवेश के बारे में पढ़ते हैं, उसका मैंने प्रॉपर्टी बताया है। ठीक है, चाहिए तो अभी आप समझेंगे भी। ठीक है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश मतलब स्थिर आवेश के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। स्थिर आवेश में दो बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, ये हम Q1 और Q2 हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हम क्या ले लिए हैं, R ले लिए हैं। तो इनको इस तरीके से, इन पे लगने वाला जो बल है, इन पे जो लगने वाला बल है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा इनके आवेश के ऊपर। अगर मान लीजिए दो समान आवेश हैं तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अगर मान लीजिए कोई दोनों आवेश जो है डिफरेंट डिफरेंट हैं, एक तो प्लस है एक तो माइनस में है, तो वो उसके बीच में आकर्षण बल लगते हैं, आकर्षण बल लगेगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगर दोनों माइनस माइनस भी हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल में बेसिक एकदम से बस उसमें आकर्षण के बारे में ही बताया गया था, दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बारे में बताया गया था। लेकिन यहाँ पे जब हम आवेश में आ जाएंगे, दोनों दोनों पिंडों के आवेशों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उन पे जो लगने वाला बल है उसके बारे में जब डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, आवेश जो होगा, आवेश पे जो दोनों आवेशों के पर लगने वाला जो बल होगा, आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दो बिंदु आवेश के मात्राओं का गुणनफल जो होगा, जो दो बिंदु आवेश, ऐसे लिखेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के मात्राओं का गुणनफल चाहिए, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका फार्मूला इस तरीके से बनेगा कि F इक्वल टू दो बिंदु आवेशों के गुणनफल, लगने वाला जो बल है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल, उन दोनों आवेशों के, उन दोनों आवेशों के गुणनफल, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ऐसे बनेगा दो रिलेशन। तब यहाँ से हम निकाल लेते हैं आपको, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ से F बराबर क्या मिल जाता है आपको, K Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। और प्रयोगों द्वारा K का मान जो निकलता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ इतना होता है। ठीक है, अब इसी को हम डिफाइन भी करेंगे और अच्छे से हम सब लिखेंगे, अपने नोट्स पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, आइए। आइए इसको हम डिफाइन करते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके उन 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 आवेशों के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। ब्रह्मांड में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया इसका स्टेटमेंट कूलाम के नियम का। याद रख लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा। अब देखो हम इसका अब डेरिवेशन करते हैं। मान लीजिए, ठीक है, माना, ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगा। इसका मात्रक लिख लीजिए। इसका मात्रक बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन होता है, ठीक है। और इसकी दिशा, इसकी दिशा, अब बल की दिशा किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इन आवेशों के ऊपर डिपेंड करेगी। इसकी दिशा दूरी के अनुदिश होगी, ठीक है। इनके बीच की दूरी के अनुदिश होगी। इनके के बीच की दूरी के अनुदिश होगी। इनके बीच की दूरी के अनुदिश मतलब जिधर दूरी होगी उधर की तरफ होगा। मान लीजिए इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल तो इधर की तरफ होगा, इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल तो इधर की तरफ होगा, है ना। इसके दूरी के अनुदिश ही होगा, मतलब या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इन दोनों आवेशों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दोनों आवेश क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है, तो क्या करेंगे? इसके बल जो होंगे आपस में अंदर की तरफ लगेंगे, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और यही अगर बल एक ही रहेंगे, मान लीजिए आवेश जो है एक ही रहेंगे, अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तब क्या होगा? ये दोनों आपस में इधर की तरफ बल लग जाएंगे। इसी दूरी के अनुदिश ही होगा, लेकिन इन दोनों का बल जो होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हम इस चीज़ को आप पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम मानते हैं इसको। चलिए, जब हमको कभी भी कुछ लिखना होता है, जब स्टेटमेंट के वाइज में हमको लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं? एक फिगर ड्रा करते हैं। फिगर की चीज़ों को ही हम लिखते हैं, तभी हम अपने डेरिवेशन को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। मान लेते हैं एक बिंदु आवेश है Q1 कर लेते हैं, एक बिंदु दूसरा आवेश है Q2, ठीक है। इनके बीच की दूरी हम क्या लेते हैं? R ले लेते हैं। इनके बीच की दूरी R ले लिया। और इस पे जो लगने वाला बल है, मान लेते हैं अगर बल की दिशा मान लेते हैं इधर है, ठीक है, इसके द्वारा लगने वाला बल है। चलिए तो हम इसको लिखते हैं, माना, डेरिवेशन करते हैं। माना दो बिंदु आवेश
बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, स्थित हैं। ठीक है, स्थित हैं। तो कूलाम के नियम से पे लगने वाला जो बल होगा, इन आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब कूलाम के नियम से क्या होगा, कूलाम का नियम तो हम अभी निकाल ही रहे हैं। लगने वाला जो बल होगा F, पहले बोला था कि उन दोनों, पहले स्टेटमेंट पढ़िए जरा, उन दोनों आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो इन दोनों का परिणाम क्या है, परिमाण क्या है, Q1 और Q2 है। चलो Q1 तथा Q2 का गुणनफल कर दिया, इनके अनुक्रमानुपाती, ये हो गया पहला नंबर इक्वेशन। अब आ जाते हैं, और फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या हुआ, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो F जो है फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन उनके बीच की दूरी r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। ये कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 और 1 और 2 को मिलाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो दोनों को हम साथ में लेते हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल वाले के साइन को हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लेते हैं K। ठीक है, Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर, जहाँ लिखेंगे, जहाँ K बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक है, नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, प्रयोगों द्वारा इसका मान जो निकाला गया, देखिए क्या निकाला गया, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन निकाला गया। किसका, प्रयोगों द्वारा K का जो मान निकाला गया 1/4 पाई एप्सिलॉन मान निकाला गया। ठीक है, इसका वैल्यू कितनी होती है, जरा हम लिख लेते हैं, 9 इंटू 10⁹ होती है, इसकी वैल्यू होती है। K का कांस्टेंट है, तो यही कांस्टेंट का हम क्या करते हैं, समीकरण में मान रखते हैं, इसको कर लेते हैं समीकरण A। चलो करते हैं, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान समीकरण A में रखने पर, रख ले। चलो, तो F इक्वल टू K की जगह क्या रखना है, देखो यहाँ पे K की जगह क्या रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फार्मूला। इतना बल लगेगा आपके बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में इतना बल लगेगा, जहां एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। अलग अलग पदार्थों की विद्युतशीलता अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग होती है। अभी निर्वात की विद्युतशीलता इतनी है, इसका मान कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट का मान आपका आ जाता है 8.86 गुणे 10 घातें -12, इतना आता है। समझ में आ रहा है, इतना आता है। तो अगर हम देखें तो इसका निर्वात की विद्युतशीलता याद रखिएगा, ये चीज आपको कभी कभी पूछता है, आगे हम इस पे सवाल भी करने वाले हैं, बहुत सारे पैरावैद्युतांक पढ़ेंगे तो उस समय करेंगे, ये याद रखिएगा ना। चलो, ये तो बात समझ में आ गई। ये है क्या, कूलाम का नियम का पूरा डेरिवेशन, ये है मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट
फार्मूला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट कर लीजिए जरा इसको। कूलाम का नियम, ये फिनिश होता है कूलाम का नियम यहाँ से। अब कूलाम के नियम पे हम क्या करेंगे, कुछ बेस्ट सवाल करेंगे। और सब कूलाम के नियम से पहले जो चीज़ दिया गया है, जैसे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका हम बीमा भी निकाल लेते हैं, यहाँ से हम इनकी बीमा भी निकाल लेते हैं। बीमा भी देखिए, अब साथ में हम क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे और उनके मात्रक भी डिस्कस करते जाएंगे और उनकी बीमाएँ भी निकालते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का देखो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, लिख लीजिए यहीं पे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, यूनिट बताओ क्या आ जाएगा। देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आवेश, आवेश आवेश मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। कूलाम दो आवेश है तो दो का स्क्वायर कर देंगे तो कूलाम स्क्वायर बटा बटा न्यूटन, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा। अब यहीं से हम निकाल लेते हैं क्या, बीमा, ये मात्रक हो गया। अब निकालें जरा बीमा, नीचे दिख रहा है ना, चलो यहीं से हम बीमा निकालते हैं। बीमा देखो आगे हम लिखेंगे भी, बीमा निकालते हैं। देखो कुलाम, कुलाम जैसे क्यू बराबर, क्यू क्या है, आवेश है, कुलाम का मात्रक होता है, कुलाम इसका मात्रक है, चलो आवेश का, तो आवेश बराबर होता है क्या, हम क्यू, ये क्या है, कुलाम जो आवेश जो है ये क्या मूल राशि है, मूल राशि नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको मूल राशियों के मात्रकों के रूप में तोड़ेंगे। तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, धारा गुणते समय, विद्युत धारा गुणे समय होता है, क्यू बराबर आई टी। चलो जरा, तो आई, आई का क्या है, एम्पियर होता है मात्रक, आई का एम्पियर होता है, आई मतलब विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक होता है, क्या होता है, एम्पियर। और समय के लिए सेकंड होता है मात्रक। अब बताएंगे आप किस एम्पियर को हम, ये एम्पियर तो मूल राशि है कि नहीं, मूल राशि है, एम्पियर मूल राशि है, तो इसका मात्रक, मूल मात्रक क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और टी के लिए टी कर लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा आपको कुलाम का, तो ए टी, चूंकि ये स्क्वायर के रूप में है तो दोनों पे स्क्वायर लगेगा, टू कर देंगे, ठीक है, अपान, देखो ये देखेंगे, ये देखो नीचे वाला, जब भी हम बीमा पढ़ते होंगे तो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसका मात्रक तो आ जाएगा 80, 80 का स्क्वायर, ठीक है। और न्यूटन, न्यूटन का बीमा आप निकालते हैं, बल का मात्रक, बल का बीमा क्या हो जाता है, यम एल टी माइनस टू होता है ना, ये जानते हैं आप, यम एल टी माइनस टू, तो यम यल माइनस वन करते जाएंगे सब पे, टी माइनस टू की जगह टू कर देंगे। और यहाँ से मीटर के लिए क्या हो जाता है, यल नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस टू, ठीक है। अब इसको सभी को अच्छे से करिए, तो यम को पहले लिखते हैं, यम माइनस वन हो जाएगा, और टी, यम यल, यल वाला रूल तो यल 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 यल, देखो एक ठो ये, दो ठो ये है, दो एक ठो ये है, तो यल के पावर माइनस थ्री, ठीक है। और फिर उसके बाद, हाँ इसके बाद आ जाएगा टी, टी है देखेंगे तो टी यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, तो कितना आ जाएगा, फोर हो जाएगा टी। और कुछ बच रहा है, ए, एक ए देखो तो कितना है, इतनी हो जाएगी इसकी बीमा, देखिए जरा तो आपकी किताब में दिया होगा, ठीक है। बीमा निकालना तो हम लोग 11 में जानते हैं, इसी 11 के बेस से ही हम क्या किए हैं, इसको निकाल रहे हैं, दिख रहा होगा नीचे ना, नहीं दिख रहा है, तो इसकी बीमा हो जाएगी यम माइनस वन एल माइनस थ्री ई फोर ए टू, ये बीमा हो जाएगी इसकी, समझ में आना, नोट कर लीजिए। अब इसको हम देख लेते हैं बीमा इसकी क्या दिया गया है। ये बीमा है, देखो एकदम सेम बीमा है, ठीक है। बीमा निकालना हम सब अब धीरे धीरे क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला के साथ साथ उसका हम मात्रक भी लिखेंगे और मात्रक के साथ साथ बीमा भी लिखते जाएंगे, क्योंकि हम अलग से थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम सभी का अब पढ़ के आ चुके हैं, तो हम सभी का अब बीमा मात्रक निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप रिवाइज करके रखिएगा, और हम इस पे सवाल भी करने वाले हैं कल के सेशन में। तो फिलहाल आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में सवाल के साथ और विथ नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है।